आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले, रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रविवार को आजमगढ़ स्थित पीडीए भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। रोजगार, शिक्षा और किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जल जीवन मिशन समेत कई मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी और जनहित की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश में करीब 9.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद जनता की मूल समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। वर्ष 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, जबकि सरकार रोजगार देने के बजाय युवाओं की आवाज दबाने में लगी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए सांसद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब सरकार अपने ही वायदे से पीछे हट रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि समय पर निर्णय न लेने से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संसद परिसर में प्रदर्शन को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर भी धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार आलोचनाओं से घबराई हुई है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो यह देश के सबसे बड़े घोटालों में शामिल हो सकता है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत विभिन्न परियोजनाओं में अनियमितताओं और कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। किसानों, नौजवानों और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित है, जबकि बड़े अपराधियों और कथित नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार मौन है। उन्होंने गृह मंत्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर संसद में जवाब देने से बचा जा रहा है। वहीं आखिर में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित किसान, नौजवान और छात्र के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जनता से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर नई राजनीतिक दिशा देने की अपील करते हुए कहा कि बदलाव की शुरुआत जनता के वोट से ही होगी। देश में मैं समझता हूँ जब से एनडीए की सरकार है, या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनके 12 साल के केंद्र के और लगभग 9.5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पूरी तरह आगे जा चुका है और आज समाज के हर वर्ग में असंतोष, असंतुष्टि और सरकार के प्रति आक्रोश है। और आक्रोश किस कदर है उसकी आप बागनी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होके देश के किसी भी प्रदेश में आप देखोगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, और हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर पे थे। बिहार का पटना हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, नागपुर हो, भोपाल में अंदर देख रहे हैं आप किस तरह से किसान निराश होके, उदास होके, हताश होके सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। तो आज सरकार पूरी तरह से असफल और फेल है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश के अंदर तो
मैं समझता हूँ जो दिन रात बुलडोज़र लेके घूमते हैं, उनका बुलडोज़र चढ़ावा और चंदा चोरी वालों के घर का रास्ता भूल गया है या चाबी खो गई है। तो आज इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के अंदर व्यापक, देश के अंदर व्यापक निराशा है और लोग अब केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 दिन से संसद में 10 दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद गृह मंत्री जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, जबकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का, नौजवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उससे मैं समझता हूँ केवल दिल्ली नहीं, देश का हर नागरिक निराश है, क्योंकि सब लोगों के बच्चों का भविष्य दांव पर है। और जो लोग बातें करते थे लंबी लंबी बुलडोजर वाली, आज ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक के सबसे बड़े घोषित माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार कहती है हमने बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके अपने विधानमंडल में सबसे बड़े माफिया लोग बैठे हैं पेपर लीक वाले, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? चढ़ावा चोरी वालों पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरह से लूट हुई है अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण से लेके अब तक, जिसको हम ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं, ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ निर्माण समिति के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, यहाँ डकैती हुई है। निर्माण कार्य में लगे हुए इंजीनियर कह रहे हैं कि 40% कमीशन निर्माण कार्यों में ली गई। तो आज ये पूरे देश के सामने संकट और परेशानियां और चुनौतियां हैं, और मैं समझता हूँ जनता इस सब मुद्दों पर एकजुट होकर, चाहे आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा, तो मैं समझता हूँ 27 के बाद कभी भी आप देखोगे कि दिल्ली की परिस्थितियाँ कैसे बदलेंगी। बीजेपी के लोग सोचते ये हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सच है। सच्चाई ये है, पूरे देश का जनमानस देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में प्रथम यात्रा पे आए तो महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी का पात्र बन के किस तरह से उनके स्वागत में, और भाजपा का झंडा पकड़ा के उन पर कार्रवाई या उन पर एफआईआर कब होगी? ये लोग, जो लोग चंदा चोरी में पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं इस बात की कि चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए। आज तक सरकार की ये हिम्मत नहीं हो पाई कि चंदा चोरी पर चर्चा में तैयार हो जाए, या चढ़ावा चोरी पर, या जो प्रभु श्री राम मंदिर पर जिस तरह से लूट हुई है, डकैती पड़ी है, आज तक सरकार तैयार नहीं है। केवल ध्यान भटकाने की नीयत से इस तरह की एफआईआर और तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं कह सकता हूँ, अगर देश के अंदर सबसे ज़्यादा मर्यादा किसी ने गिराई है प्रभु श्री राम की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें ही नहीं, विज्ञापन निकाले बाकायदा टेलीविज़न पे, आप सबके माध्यम से हमने भी देखा, प्रभु श्री राम की छोटी सी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट स्वरूप लेके जैसे कि वो चल रहे हैं। क्या इसका जवाब देगी बीजेपी? इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं, ध्यान भटकाने की नीयत है, लेकिन देश का जनमानस, जो सच्चे सनातनी हैं, वो आहत हैं, वो बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने किन लोगों पे भरोसा किया था और वो लोग कैसे निकले जो प्रभु श्री राम के भी चंदा चोरी में पीछे नहीं हटे, चढ़ावा चोरी में पीछे नहीं हुए, भू माफियागिरी की गई। बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत भू माफियाओं के कानून बना के घूम रहे हैं। आखिर ये बताइए, एक ही दिन के अंदर एक से बेनामा दूसरे को होता है 2, 2.5, 3 करोड़ के अंदर, और दूसरे से तीसरे को कर दिया जाता है उसी दिन उन्हीं गवाहों के साथ 24 करोड़ का, 18 करोड़ का, 16 करोड़ का। बताएं भूमाफिया कौन है? जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, जवाब नहीं है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तांडव किया वहाँ पर 20 तारीख को, हम खुद थे मौजूद। संसद मार्ग थाने में बच्चे ऐसे आ रहे थे
कोई सर फट के आ रहा है, कोई गर्दन पे देखा रहा है लाल, कोई सीने पे चोट थी, किसी का पैर टूटा था। 2-3 नौजवानों का मैंने खुद उनके प्लास्टर कराए रात को 2-2 बजे एम्स में। इतना नौजवानों के साथ शोषण हुआ है। एक बच्ची ने, हम लोग शर्मिंदा हो गए, एक बच्ची आई संसद मार्ग थाने में और अपनी फटी हुई टी शर्ट दिखाने लगी। कई सर ये देखी, ये पुलिस वालों ने फाड़ी है। आप बच्चों के आंदोलन को बदनाम ना करो। जो बच्चों पे हमला करने वाले लोग क्या क्या भाषण बोले हैं उनके बारे में थोड़ा, और जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग बोले। कोई गैर जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठ के लोगों ने बच्चों के साथ अमर्यादित बातें की। हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे, ना हमारा स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए, और मैं फिर कहूँगा मेरे पत्रकार साथियों आजमगढ़ के, इतना बच्चों ने मर्यादित, इतना संयमित, इतना गांधीवादी रास्ते से इस मूवमेंट को और आंदोलन को चलाया था। दर्जनों तो आमरण अनशन पे थे। 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन तक आमरण अनशन किए। सोनम वांगचुक जी को किस कदर अमर्यादित तरीके से उठाया। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती भी की होगी तो 20 तारीख के बाद की हो तो मैं नहीं कह सकता। जब उनका इतना अपमान करेंगे तो हो सकता है जज्बात में, गुस्से में एक आध कोई शब्द किसी से निकला हो, अन्यथा एक भी अमर्यादित इस आंदोलन में कोई कृत्य हुआ ही नहीं। सामने प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी को जब ये बच्चों ने मांग उठाई थी और आमरण अनशन शुरू किया था उसी समय आते। और क्या था उनके लिए किसी मंत्री को हटाना, कोई बड़ी चीज़ है क्या? देश के उपराष्ट्रपति को 1 घंटे में हटा दिया जाता है। 1 घंटे पहले वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, शाम तक उनको बीमारी का पत्र बाहर आ जाता है और इस्तीफा आ जाता है। हो सकता उस उनके उपराष्ट्रपति रहने से कोई उनकी सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है तो 1 घंटे में हटाए जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों नौजवानों का विश्वास अगर हिला था तो तब तक नहीं हटाया जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हर योजना में करप्शन की पराकाष्ठा है, आप कहीं दूर न जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार का आलम देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे का आलम यह है कि एक्सप्रेसवे बनता बाद में है, टूटता पहले। अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा हुई, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं हुआ है और उद्घाटन हुए, और आप देखो क्या हालत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ, पूर्वांचल का आप सबने देखा कि परिवार के साथ आप गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जाएंगे, कहीं आप 10 मिनट परिवार को चाय भी पिलाना चाहेंगे तो भी वो कोई स्थान नहीं बनाए। तो ये लूट का माध्यम बना रखा। और जल जीवन मिशन जिसकी आपने चर्चा कर दी, मैं समझता हूँ ईमानदारी से जांच होगी तो जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।